स्वागत करता हूं। अपन बीए पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे और भौतिक भूगोल में अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ रहे थे। इसी सिद्धांत में आज अपन पढ़ेंगे सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण कि वेगनर बार बार ये बताने का प्रयास करेगा कि वर्तमान में जो भी महाद्वीप है उनको जोड़कर वापस पुनः पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। प्राचीन काल में कार्बोनिफेरस युग में या उससे पहले के युग में पूरा स्थल भाग है वो पेंजिया के रूप में जुड़ा हुआ था, एक जगह स्थल भाग जुड़ा हुआ था, बाद में प्रवाह हुआ महाद्वीपों में। वर्तमान में जितने भी महाद्वीप है वो प्रवाह के फलस्वरूप बुना, पेंजिया टूटा और पेंजिया टूटने के बाद में प्रवाह के रूप में बना। तो ये सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण है, बार बार बताने का प्रयास करेगा कि पहले पेंजिया के रूप में था, बाद में इसमें महाद्वीपों में प्रवाह हुआ, विस्थापन हुआ और वर्तमान जो जितने भी महाद्वीप है और महासागर है उनका वर्तमान रूप देखने को मिलता है। तो क्या हुआ कि सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण देने के लिए भूगर्भिक बनावट, जलवायु एवं वनस्पति के वितरण के आधार पर वेगनर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि प्रारंभ में सभी स्थल भाग है वो पेंजिया के रूप में थे। क्या थे? पेंजिया के रूप में थे। सभी स्थल भाग थे वो पेंजिया के रूप में थे। भूगर्भिक बनावट, जितनी भी भूगर्भिक बनावट है और जलवायु है, वनस्पति के वितरण है, उसके आधार पर वेगनर यह बताने का, यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में सभी स्थल भाग थे वो पेंजिया के रूप में एक जगह पर इकट्ठे थे। वेगनर ने कहा कि यदि वर्तमान जितने भी महाद्वीप है उनको जोड़ करके है उन्हें पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। वर्तमान जितने भी महाद्वीप है उनको जोड़कर वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर उन्हें पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। अब इसने जो पहले महाद्वीप है वो पेंजिया के रूप में इकट्ठे थे, इसके लिए अलग अलग प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसमें पहला प्रमाण इनका है भौगोलिक प्रमाण। भौगोलिक प्रमाण में पहला है अटलांटिक तटीय साम्य। अटलांटिक महासागर है, ये देखो ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के जो दोनों तट हैं उनमें साम्यता मिलती है, समानता देखने को मिलती है। दोनों तट क्या है कि सटाए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। तो पहला इन्होंने प्रमाण दिया भौगोलिक प्रमाण है और भौगोलिक प्रमाण में पहला प्रमाण इनका है अटलांटिक तटीय साम्य। अटलांटिक तटीय साम्य है, उसमें वेगनर के अनुसार अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, इसके दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। जिस प्रकार से किसी वस्तु को तोड़कर पुनः जोड़ा जा सकता है, एक शब्द आता है जिगसाफिट। इसका मतलब होता है किसी वस्तु को तोड़कर किसी वस्तु को तोड़कर पुनः जोड़ना। जिगसाफिट का जो नियम है वो नियम लागू होता है, किसी स्थान को तोड़कर पुनः जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, इसका जो पूर्वी तट है ये यूरोप के यहाँ सटाया जा सकता है, पश्चिमी यूरोप है यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी तट है उसको गिनी की खाड़ी है, या देखो अफ्रीका का ये जो तट है इसको कहते हैं गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी, ये गिनी की खाड़ी है, इसमें सटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो पहला प्रमाण उन्होंने दिया अटलांटिक तटीय साम्य। अटलांटिक तटीय साम्य का मतलब है कि जिस प्रकार से अमेरिका, दोनों अमेरिका है और अफ्रीका और यूरोप, इनको आपस में पुनः जोड़ा जा सकता है, जोड़ा वापस मिलाया जा सकता है। इसने एक यहाँ पर ये जर्मन भाषा का शब्द है जिगसाफिट। कई बार कंपटीशन में प्रश्न आता है जिगसाफिट। जिगसाफिट का मतलब है, शॉर्ट नोट में आपका प्रश्न आ सकता है जिगसाफिट, तो इसका मतलब है किसी वस्तु को तोड़कर पुनः जोड़ना, पुनः मिलाया जा सकता है।
किसी वस्तु को तोड़कर वापस मिलाना। ये वेगनर का जो अनुमान था कि अंटार्कटिक तट है, इसके दोनों तट हैं, ये जो आपका पूर्वी तट है और अफ्रीका की अंटार्कटिक महासागर है, इसके दोनों तटों को आपस में जोड़ा जा सकता है, पुनः जोड़ा जा सकता है। वेगनर के अनुसार अंटार्कटिक महासागर के दोनों तट है, उनके भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है, दोनों में भौगोलिक एकता पाई जाती है, और दोनों क्या है कि तट है एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। जिस प्रकार किसी वस्तु को तोड़कर पुनः मिलाया जा सकता है, जिस प्रकार किसी वस्तु को तोड़कर पुनः मिलाया जा सकता है, उसी प्रकार से जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को, उत्तरी अमेरिका, इस उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, ये वाला जो तट है, ये वाला तट उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, इसको यूरोप, पश्चिमी यूरोप से के तट से जोड़ा जा सकता है। ये पश्चिमी यूरोप है, ये इसमें इस प्रकार से हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट है, ये दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट है, इसको गिनी के तट से सटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, दोनों को मिलाया जा सकता है। जो पश्चिमी आपकी अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका है, इस तट में आपस में जोड़ा जा सकता है। पश्चिमी अफ्रीका का जो उभरा हुआ भाग है, इसी प्रकार से इसमें आपस में जोड़ा जा सकता है। जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का जो उभरा हुआ भाग है, इसको गिनी की तट है या कैरेबियन सागर है, इसमें आपस में जोड़ा जा सकता है। दोनों तट है, इसमें आपस में मिलाया जा सकता है, पुनः जोड़ा जा सकता है। पश्चिमी अफ्रीका का उभरा हुआ भाग है, ये कैरेबियन सागर है, इसमें आपस में सटाया जा सकता है, दोनों को जोड़ा जा सकता है। ये पश्चिमी जो आपकी अफ्रीका है, अफ्रीका का ये कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सी में आपस में जोड़ा जा सकता है। तो मुख्य रूप से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है दीक्षापीठ के रूप में, ये देखो अफ्रीका है और ये दक्षिण अमेरिका है, इनको आपस में एक दूसरे से सटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ये अफ्रीका का जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट है, और यहाँ है गिनी तट, गिनी, इसमें आपस में सटाया जा सकता है, गिनी की खाड़ी उसमें जोड़ा जा सकता है। तो दक्षिणी अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ये गिनी के तट से सटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से ये पश्चिमी जो अफ्रीका है, इस पश्चिमी अफ्रीका को, ये यहाँ पर कैरेबियन सी है, इस कैरेबियन सी में आपस में फिट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो अंटार्कटिक तटीय समय में वेगनर ने ये बताने का प्रयास किया है, ये बताने का प्रयास किया है कि दोनों तटों में भौगोलिक समानता, एकरूपता देखने को मिलती है, समानता देखने को मिलती है, एकरूपता देखने को मिलती है। दोनों तटों को एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। जिस प्रकार किसी वस्तु को तोड़कर पुनः मिलाया जा सकता है, जिस प्रकार किसी वस्तु को तोड़कर पुनः मिलाया जा सकता है, इसको कहा जाता है जर्मन भाषा में जिग्साफिट। जिग्साफिट, किसी वस्तु को तोड़कर पुनः, यहाँ पे शॉर्ट नोट में प्रश्न आ सकता है, जिग्साफिट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किसी वस्तु को तोड़कर पुनः मिलाना, पुनः जोड़ना। उसी प्रकार से जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, उत्तरी अमेरिका का ये पूर्वी तट है, ये जो यूरोप का पश्चिमी भाग है, इसमें आपस में जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, उसको यूरोप के पश्चिमी भाग से जोड़ा जा सकता है। दक्षिण अमेरिका का जो ये पूर्वी तट है, दक्षिण उत्तरी पूर्वी तट है, इसको गिनी की खाड़ी है, इसमें सटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, मिलाया जा सकता है। तो अफ्रीका का ये जो वाला भाग है, पश्चिमी भाग है, गिनी का तट है। तो उत्तरी दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उसको गिनी की खाड़ी है, इस गिनी की खाड़ी में जो अफ्रीका का आपका तट है, पश्चिमी तट है, इस गिनी की खाड़ी में जोड़ा जा सकता है, मिलाया जा सकता है। जो पश्चिमी अफ्रीका का भाग है, ये वाला भाग है, जो उभरा हुआ भाग है पश्चिमी अफ्रीका का, उसको कैरेबियन सी है, इसमें आपस में मिलाया जा सकता है। जो उभरा हुआ भाग है वो एक दूसरे से सटाया जा सकता है। पश्चिमी अफ्रीका का उभरा हुआ भाग है ये कैरेबियन सागर है, तथा जो दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी, ये आपका अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, ये तो कैरेबियन सागर में आ जाएगा, और ये दक्षिणी आपकी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ये उभरा हुआ भाग है, ये गिनी तट से सटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो एक दूसरे से वस्तु को इस प्रकार से तोड़ के वापस जोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार से अफ्रीका का पश्चिमी भाग है और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, उसके भागों को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या दक्षिणी अमेरिका है, इसका उत्तरी पूर्वी भाग है, और अफ्रीका का ये गिनी तट है, इसको आपस में सटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है।
इसी प्रकार से जो ये उत्तरी अमेरिका है, इसका पूर्वी तट है, इसको यूरोप के पश्चिमी भाग से जोड़ा जा सकता है। जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है, उभरा हुआ भाग है, इसको कैरेबियन सागर से आपस में जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि पूरा पहले जो स्थल भाग था वो एक जगह जुड़ा हुआ था, पेंजिया के रूप में जुड़ा हुआ था। बार बार ये प्रयास करेगा, विज्ञान बताने का ये प्रयास करेगा कि इन वर्तमान जो महाद्वीप हैं इनको जोड़कर पुनः पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। ये पहले स्थल भाग थे, ये एक जगह जुड़े हुए थे, महाद्वीप थे, ये पूरे पूरे एक जगह जुड़े हुए थे और पेंजिया के रूप में थे। तो ये प्रमाणित करने का प्रयास करेगा। इसमें उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, ये यूरोप से, दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट है गिनी की तट से, जो अफ्रीका का पश्चिमी भाग है ये कैरेबियन सी से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से जो दूसरी उन्होंने प्रमाण दिया भौगोलिक प्रमाण में है नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति। जो नवीन मोड़दार पर्वत है उनकी उत्पत्ति को भी उन्होंने समझाया। उन्होंने बताया कि अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ये दोनों आपके जो तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र, और जो यूरेशिया का मध्यवर्ती जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, विश्व के दो सबसे प्रमुख नवीन मोड़दार पर्वतों के रूप में इंडीज और आल्प्स हिमालय के रूप में विस्तृत हैं। और वैज्ञानिक ने इन्हीं स्थानों पर भूसंगति की कल्पना की है, जिनके जमा हुआ तलछट है वो महाद्वीपों से क्रमशः से पश्चिम की तरफ खिसकने से, दोनों अमेरिकाओं को पश्चिम की तरफ खिसकने से आपका रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ, और भूमध्य सागर की ओर या उत्तर की ओर खिसकने से क्रम से आपके आल्प्स है, एंडीज है, आपके आल्प्स पर्वत का निर्माण है, और जो ये हिमालय पर्वत है इसका निर्माण हुआ है। तो नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या है, इसका भी उन्होंने उत्पत्ति की समस्या का स्पष्टीकरण भी किया है, स्पष्टीकरण किया है। नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो भौगोलिक प्रमाण में दूसरा प्रमाण उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जितने भी जो नवीन पर्वत हैं, जिनकी उत्पत्ति वलित पर्वत भी कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति भूसंगति से हुई है, एक शब्द है भूसंगति। भूसंगति का मतलब होता है लंबा चौड़ा उथला जलपूर्ण गर्त। एक गड्ढा होता है जिनके दोनों तरफ महाद्वीप होते हैं, इनमें तलछट जमा होता रहता है, ये भूसंगति कहलाती है। लंबा चौड़ा उथला जलपूर्ण जो गर्त होती है, जलपूर्ण गर्त होती है, उसको कहा जाता है भूसंगति। शॉर्टकट में आपको प्रश्न आ सकता है भूसंगति, तो एक प्रकार का गड्ढा होता है जो लंबा चौड़ा उथला जलपूर्ण जो गर्त होती है, ये जलपूर्ण गर्त है, क्या नाम है, जलपूर्ण गर्त। तो वैज्ञानिक ने ये बताने का प्रयास किया है कि उत्तरी जो आपके दोनों अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आपका अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है ये आपका अमेरिका महाद्वीप है, जिसका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये पश्चिमी तट है। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, और ये यूरेशिया वाला भाग है, ये यूरेशिया वाला भाग है। इस यूरेशिया वाले भाग में मुख्य रूप से आपके जो अमेरिकन और यूरेशिया वाले भाग है, उसके मध्य जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, उसमें विश्व के दो सबसे प्रमुख नवीन पर्वतमाला है, नवीन जो पर्वत है, वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, उनका क्रम देखने को मिलता है। क्रम से जो अमेरिका है, दोनों अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिमी तट है उस पे रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से जो यूरेशिया है, यूरेशिया का जो महाद्वीपीय वर्ती भाग है, आंतरिक भाग है, उसमें आल्प्स और हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ है। जो नवीन पर्वत है, इन्होंने वैज्ञानिक ने इन्हीं स्थानों पर भूसंगति की कल्पना की है, भूसंगति के बारे में बताया है। भूसंगति होती है जलपूर्ण गर्त होती है, इसकी कल्पना की है, जिनके जमाव से क्या है कि तलछट है, उनसे क्रमशः पश्चिम और भूमध्य रेखा के विस्थापन होने के कारण से जो नवीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, ये बात उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों आपके अमेरिका है, अमेरिका महाद्वीप का ये पश्चिमी भाग है, अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी भाग, और जो यूरेशिया है, यूरेशिया में इस समय नवीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। अमेरिका महाद्वीप के जो दोनों अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और
जो यूरेशिया है, यूरेशिया का जो मध्यवर्ती महाद्वीपीय क्षेत्र है, उसमें विश्व के 2 नवीनतम पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई है। और नवीनतम पर्वतमालाओं की उत्पत्ति उन्होंने ये बताया है कि इन नवीन मोड़दार पर्वतों का उत्पत्ति है, जो आप यहाँ पर देखो, ये आपके अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है, इस पे यहाँ पर रॉकीज पर्वत है और यहाँ एंडीज पर्वत है। इसी प्रकार से जो आपका एशिया वाला भाग है, यूरेशिया वाला भाग है, जिसमें आल्प्स यूरोप में है और हिमालय है ये एशिया में है। तो इनमें क्रमशः क्या है, वैज्ञानिक ने इन्हीं स्थानों पर भूसंतति की कल्पना की थी। भूसंतति क्या होते हैं? एक प्रकार के लंबे चौड़े उथले जलपूर्ण गर्त होते हैं, जिनके गड्ढे होते हैं, इनकी कल्पना की है। भूसंतति की कल्पना की इनके किनारों पर, इन दोनों के किनारों पर और मध्यवर्ती भाग में, जहां पर वर्तमान में पर्वत श्रृंखला है, वहां मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, वहां पर पहले भूसंततियां थी। इसमें लगातार जमाव होते रहने से तलछट से महाद्वीपों के जो पश्चिमी की तरफ प्रवाह हुआ, पश्चिम की तरफ महाद्वीपों का जो अमेरिका का प्रवाह होने से कारण से तलछट है, इसमें मोड़ पड़ा पैदा हो गई और तलछट में मोड़ पैदा होने से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ और वलित पर्वतों का निर्माण होने से आपके उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत का और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। और इसी समय क्या है, ये देखो दोनों रॉकीज है, यहाँ पर रॉकीज और यहाँ एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। और इसी प्रकार से ये जो यूरेशिया था, यूरेशिया में आपका उत्तर की तरफ उस समय क्या है कि भूमध्य रेखा की तरफ गति हुई और पश्चिम की तरफ हुई। पश्चिम की तरफ गति होने से तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, और भूमध्य रेखा की ओर गति होने से, भूमध्य रेखा पहले उत्तर की तरफ थी, तो भूमध्य रेखा की ओर गति होने से या उत्तर की ओर गति होने से, विस्थापन होने से, महाद्वीपों में विस्थापन होने से क्रमशः आल्प्स और हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। तो जो वर्तमान में विश्व में 2 सबसे प्रमुख नवीन मोड़दार पर्वत हैं, जिसमें रॉकीज एंडीज है, आल्प्स हिमालय है, इसका विस्तार है वो वैज्ञानिक ने बताने का प्रयास किया कि भूसंतति थी, इनमें जमाव हुआ, तलछट से महाद्वीपों में जब प्रवाह हुआ, पश्चिम की ओर प्रवाह होने से रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, और उत्तर की या भूमध्य रेखा की ओर जो विस्थापन हुआ, जिसके कारण से जो मोड़दार पर्वत बने वो आपके आल्प्स और हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। तो क्रमशः पश्चिम और भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन होने के कारण से इन नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। तो साथ में एक तो उन्होंने जिग्साफिट वाला नियम दिया, जो कि अंटार्कटिक तटीय में है, दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है। इनको आपस में जो जितने भी महाद्वीप हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इनको आपस में सटाया जा सकता है भौगोलिक प्रमाण के रूप में, जिग्साफिट के रूप में। और दूसरा नवीन मोड़दार पर्वत है, उनकी उत्पत्ति की समस्या भी उन्होंने सुलझाने का प्रयास किया है। ये एंडीज और आपके रॉकीज पर्वत है, और ये आपका जो हिमालय और आल्प्स पर्वतों का उदाहरण है। इसी प्रकार से उन्होंने भूगर्भिक प्रमाण भी दिए हैं। भूगर्भिक प्रमाण में पर्वतों का संरेखण, पर्वतों का संरेखण का मतलब है कि महाद्वीपों में जो विस्थापित महाद्वीपों को यदि सटाकर देखें, दोनों को जोड़ के देखें, इन महाद्वीपों को क्या है आपस में जोड़ के देखें सबको, तो इनमें एक ही समय पर्वतों की उत्पत्ति है, उसमें काफी समानता देखने को मिलती है। पर्वतीय संरेखण में अपना है कि जो विस्थापित महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों को यदि सटाकर देखें तो सभी युगों की पर्वतमालाओं में संरेखण में काफी समानता देखने को मिलती है। जब एक समय उत्पत्ति हुई थी उस काल में, जैसे सिल्वरियन युग में है, आपके क्रैशियल युग में है, तो इन युग में कैलेडोनियन युग में, एक्सेनियन युग में है, तो इनमें जो पर्वतों का निर्माण हुआ उसमें काफी समानता देखने को मिलती है। तो पर्वतीय संरेखण में अपने को ये लिखना है, बताना है कि विस्थापित महाद्वीपों को यदि सटाकर देखें, जोड़ के देखें, तो सभी युगों की पर्वतमाला है उनमें संरेखण में काफी समानता देखने को मिलती है। आपस में मिलाने पर जो पर्वतों के जो लाइन है उनमें काफी समानता मिलती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक समय हुई है उत्पत्ति, एक जैसी इनकी आकृति है। तो सटा के देखें, यदि विस्थापनीय महाद्वीप को सटाकर देखने पर सभी युगों की जो पर्वतमाला है उसमें संरेखण में काफी समानता देखने को मिलती है। अंध महासागर के दोनों तटों पर, ये जो अंध महासागर है इसके दोनों तटों पर जो भी आपकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, उस पर्वत श्रृंखला पर दोनों तटों पर कैलेडोनियन और हर्सिनियन दो युगों की, एक तो है कैलेडोनियन और हर्सिनियन,
कैलिडोनियन और हर्षियन युग की, हर्षियन युग की जो पर्वतमाला है, पर्वतक्रम है, उसमें काफी समानता देखने को मिलती है। तो ये दोनों तट हैं। इन तटों में यदि पर्वतीय संरेखण देखें, भूगर्भिक प्रमाण में पहला प्रमाण है पर्वतों का संरेखण। संरेखण का मतलब है विस्थापित महाद्वीपों को यदि सटाकर देखें, जोड़ के देखें, तो सभी युगों की जो पर्वतमाला है उसमें संरेखण देखने को मिलता है, काफी समानता देखने को मिलती है। काफी इनमें जो ये जैसे ये लाइनें हैं, जैसे युग की है, जैसे इसमें आकृति की है, तो संरेखण में काफी समानता देखने को मिलती है। अंध महासागर की यदि दोनों तट, अंध महासागर के दोनों तट है, यदि उनको सटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इन तटों पर कैलिडोनियन और हर्षियन जो युग की जो पर्वतमाला है, पर्वतक्रम पाया जाता है, उसमें काफी समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से संरचनात्मक समानता है, उसमें भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार जो अटलांटिक महासागर की यदि दोनों तटों इनको सटा दिया जाए, तो जो तट है उसमें पाई जाने वाली जो चट्टान है, चट्टानों के मध्य जो पाई जाने चट्टान एक जैसी पाई जाती है, चट्टानों में जो पाए जाने वाले खनिज है उसमें काफी समानता देखने को मिलती है। ये देखो यहाँ पर आपको बना रखा है कि यदि ये आपका दक्षिण अमेरिका है और ये आपका अफ्रीका है, इन यदि तटों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये चट्टानें एक ही काल की बनी हुई है ऐसे माना जाता है। जैसे आपके ये गोंडवाना काल की है, क्रिस्टेशियन या ईरोसीन युग की है, सिल्वरियन कार्बोनिफेरस युग की प्राचीन चट्टानें हैं, तो इनमें काफी समानता देखने को मिलती है। यदि क्या है कि दोनों तटों की संरचना देखें, भूगर्भिक शास्त्रियों के अनुसार, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार अटलांटिक महासागर है। यदि इन अटलांटिक महासागर की दोनों तटों की तटीय जो चट्टान है उनकी संरचना का अध्ययन किया जाए, यदि उनकी अध्ययन देखा है, यदि उनमें तटीय संरचना है, इन दोनों की इनकी चट्टानें हैं, उनमें चट्टानों की संरचना में जो पाए जाने वाले खनिज है या चट्टानों का जो संरचना है उसका अध्ययन किया जाए, तो दोनों तटों में अद्भुत समानता देखने को मिलती है। दोनों तट है उनमें एक जैसी समानता देखने को मिलती है। चट्टानों की संरचना एक ही युग की चट्टानें हैं, एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण से यहाँ पर देखो ये आपके जैसे ये आपका अफ्रीका का पश्चिमी तट है और ये आपका जो दक्षिण अमेरिका है इसका आपका उत्तरी पूर्वी तट है। इन दोनों को यदि सटाए तो यहाँ पर जो जिस काल की चट्टानें हैं वैसी की वैसी चट्टानें क्या आपकी इस काल में यहाँ पर। इसी प्रकार से इसकी और ये इनको आपस में यदि दोनों तटों को जोड़ा जाए तो एक जैसी संरचना देखने को मिलती है। दोनों समानता, ये ब्राजील वाला भाग है और अफ्रीका की तट है और ये जो आपका दक्षिणी अफ्रीका है, कनारियोस वाला क्षेत्र है, इनको यदि जोड़ा जाए तो यहाँ पर गोंडवाना लैंड की जैसी चट्टान यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर चट्टान है कांगो बेसिन में, और क्रिस्टेशियन युग की चट्टानें हैं, ईओसीन युग, सिल्वरियन युग, कार्बोनिफेरस युग, तो इनमें काफी समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से यदि अपन ज्यामितीय प्रमाण देखें तो ज्यामितीय प्रमाण आपका तीसरा प्रमाण है ज्यामितीय प्रमाण। और ज्यामितीय प्रमाण में मुख्य रूप से भूगणितीय प्रमाण है। भूगणितीय प्रमाण के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड है, ये अभी भी कनाडा की तरफ पश्चिम दिशा की ओर खिसक रहा है। अभी भी ये वर्तमान में भी इसमें गति पाई जाती है और ये 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से कनाडा की तरफ खिसक रहा है। कनाडा के पूर्वी भाग उसकी तरफ खिसक रहा है। ये पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। ग्रीनलैंड है, ये पश्चिम दिशा में कनाडा की तरफ खिसक रहा है 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से। तो भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष, ये ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड 20 मीटर प्रति वर्ष से कनाडा की तरफ पश्चिम दिशा की ओर गति कर रहा है, कनाडा की ओर सरक रहा है। वर्तमान में देखना पड़ता है। ज्यामितीय प्रमाण में आपको ये बताना है कि भूगर्भीय प्रमाण के आधार पर बताया जा सकता है कि ग्रीनलैंड है ये निरंतर पश्चिम में गति कर रहा है, प्रति वर्ष से पश्चिम की ओर जा रहा है, कनाडा की तरफ गति कर रहा है, सरक रहा है। जैविक प्रमाण है अगला। जैविक प्रमाण में दो प्रकार के प्रमाण है, पुराजैविक जीवाश्मीय प्रमाण में समानता और जैविक आदतें। पहले अपन लेते हैं पुराजीवाश्मीय समानता। तो दोनों तटों पे यदि अपन देखें अंटार्कटिका सागर के दोनों तटों पर जो पाए जाने वाली चट्टान है, उस चट्टान में पाए जाने वाले जो जीवाश्म है
फोसिल्स है और वनस्पति के अवशेषों में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। देखो यदि यहाँ पर चट्टानों में देखिए संरचना में, तो यहाँ की और यहाँ की चट्टानें अफ्रीका की जो है, ये दोनों की जो चट्टानों का यदि अध्ययन करें अपन, अफ्रीका की यहाँ की चट्टानें की और इन चट्टानों का पूर्वी आपकी अमेरिका है और जो पश्चिमी आपका यूरोप है। यदि इनकी अटलांटिक सागर के दोनों तटों पर चट्टान पाई जाती है, इस चट्टानों को यदि अपन अध्ययन करें तो जो चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म हैं और वनस्पति अवशेष हैं, फोसिल्स हैं, वनस्पति अवशेष हैं, उसमें पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। जैसे मान लो यहाँ पर जो कोयला मिलता है तो यहाँ पर भी कोयला मिलेगा। यहाँ पर आपका क्या है कि आपके फोसिल जीवाश्म में, चट्टानों में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वैसे वैसे जीवाश्म है वो आपके अफ्रीका में पाए जाएंगे। अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका में जो जीवाश्म पाए जाते हैं, वनस्पति अवशेष पाए जाते हैं, वो आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट है उसमें पाए जाते हैं। अमेरिका के पूर्व तट में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो आपके यूरोप के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले पूरा स्थल भाग था वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो पूरा जैविक अवशेष में आपको ये लिखना है, अटलांटिक तट के दोनों तटों की चट्टानों पर पाए जाने वाले जो जीवाश्म है, फोसिल्स है और वनस्पति अवशेष हैं, उसमें पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। जैविक आदतों में दो है, एक ग्लेनिंग और एक साइबेरियस। ये देखो एक स्थान है यहाँ पर स्कैंडिनेविया, ये देखो ये स्थान है, इसका नाम है स्कैंडिनेविया। इस स्कैंडिनेविया का उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग है नॉर्वे। तो स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में नॉर्वे में पाए जाने वाले जो लेमिंग नामक छोटे छोटे जीव हैं, लेमिंग, यहाँ जीव पाए जाते हैं जिनका नाम है लेमिंग। शॉर्ट नोट प्रश्न के बाद प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर लेमिंग नामक जीव पाए जाते हैं। जब ये अधिक संख्या में हो जाते हैं, ये छोटे छोटे जीव जब अधिक संख्या में हो जाते हैं तो ये पश्चिम की ओर भागते हैं। अधिक संख्या में हो जाते हैं तो ये पश्चिम की ओर भागते हैं और जलमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अधिक संख्या में होने के कारण से जलमग्न हो जाते हैं, अधिक संख्या में होने के कारण से। तो इसमें आपको जैविक आदतों में ये बताते हैं कि स्कैंडिनेविया का जो उत्तरी भाग है, ये जो नॉर्वे वाला भाग है, यहाँ पर लेमिंग नामक जंतु पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं। अधिक संख्या में हो जाने पर ये पश्चिम की ओर भागते हैं, यहाँ से ये पश्चिम की ओर जाएंगे। तो आगे इनको स्थल भाग नहीं मिलने के कारण से ये जलमग्न हो जाते हैं, जल में डूब जाती है। इनको आदत है, आदत पड़ी हुई है कि जब अधिक संख्या में जाते हैं तो ये पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो इनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। परंतु जैसे जैसे क्या है कि जब प्राचीन काल में ये स्थल भाग जुड़े हुए थे, तो जुड़े होने के कारण से ये जब अधिक संख्या में हो जाते थे तो ये पश्चिम की ओर जाया करते होंगे। तो जैविक आदतों का अपन को ये लिखना है कि स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग नॉर्वे में पाए जाने वाले लेमिंग नामक, लेमिंग है ये, लेमिंग जीव जंतु का नाम है, लेमिंग नामक जंतु हैं। लेमिंग नामक ये जंतु है, अधिक संख्या में हो जाने पर ये पश्चिम दिशा की ओर भागते हैं, ये पश्चिम दिशा की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल भाग नहीं मिलने के कारण से जलमग्न हो जाते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब ये स्थल भाग एक साथ मिले हुए थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते हैं। इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये जंतु अधिक संख्या में हो जाते थे, स्थल भाग एक जगह मिला हुआ था, तो ये पश्चिम की ओर जाया करते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है कि वहाँ पर जैसे कि आदत पड़ जाती है और ये अधिक संख्या में हो जाते हैं तो ये जलमग्न हो जाते हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये अतीत काल में जब स्थल भाग एक जगह पर जुड़ा हुआ था, एक जगह पर मिला हुआ था, तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है साइबेरियन सारस का। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में जो साइबेरियन सारस है वो शीत ऋतु में घना पक्षी विहार भरतपुर आते हैं और जैसे ही शीत ऋतु समाप्त हो जाती है वापस अपने साइबेरिया लौट जाते हैं। तो इनमें आने की और जाने की प्रक्रिया रहती है। तो इसका मतलब है कि पहले स्थल भाग है साइबेरिया तो अपने रूस में है और पक्षी विहार, घना पक्षी विहार भरतपुर में राजस्थान में अपने हैं, भारत में है। तो शीतकाल होती है तब ये यहाँ से आपके साइबेरिया से उड़ के यहाँ आते हैं और जैसे शीत ऋतु समाप्त हो जाती है तो ये पुनः वापस से लौटने का इनका क्रम होता है, तो ये वापस लौट जाते हैं। तो ये सभी जितने भी प्रमाण आपको हैं जिसमें जिग्साफिट का नियम है आपका, ये जो वर्तमान में नवीन मोर्दा पर्वतीय उत्पत्ति समस्या है, पर्वतीय संरेखन की समस्या है, संरचनात्मक समानता है, जीवों जैविक प्रमाण है, इसके आधार पर विज्ञान बार बार ये बताने का प्रयास करता है कि सभी स्थल भाग हैं जो एक जगह पर जुड़े हुए थे,
तो इनको जोड़ के क्या है, स्थल भाग को वर्तमान में जितने भी महाद्वीपों को जोड़कर वापस क्या है पेरिया का रूप दिया जा सकता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कमियां। वेगनर के यद्यपि उन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया, उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी किया है, पर्वत निर्माण का सिद्धांत किया है, महाद्वीपों के विस्थापन में भी उन्होंने काफी अपनी बात तर्क रखा है, लेकिन वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ दोष हैं। कुछ कमियां कौन कौन सी हैं? उसमें मुख्य रूप से जो इनके प्रमाण दिए हैं, जैसे भौगोलिक प्रमाण है, भूगर्भिक प्रमाण है, ज्यामितीय प्रमाण है, उसी प्रकार से इसकी आलोचना भी अपन इन्हीं रूपों में करेंगे। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसमें कमियां हैं। कमियों में पहली कमी है भौगोलिक जो प्रमाण दिया था या भौगोलिक कमियां। तो भौगोलिक कमियों में पहली कमी है अटलांटिक तट रेखा में कमी का पाया जाना। जो अटलांटिक तट है, जिस प्रकार से ये अमेरिका, दोनों अमेरिका है, जो अटलांटिक तट है उसको आपस में इन्होंने प्रमाण में दिया कि आपस में जोड़ा जा सकता है। दोनों अटलांटिक तट है, इसको आपस में एक दूसरे से सटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। जिग्सा फिट वाला नियम दिया था, जिस प्रकार से किसी वस्तु को तोड़कर पुनः जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार से इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसकी कमी यह है कि कुछ भूगोलवेत्ता है, उन्होंने अटलांटिक तट के जिग्सा फिट जो एक नियम दिया था, उन्होंने जिग्सा फिट, इसमें कमी बताई है। कुछ भूगोलवेत्ता है, उन्होंने जो अटलांटिक महासागर के ये तटीय साम्य है, अटलांटिक महासागर के दोनों तट है, इनको आपस में नहीं जोड़ा जा सकता है, सटाया नहीं जा सकता है। तो कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के दो तट हैं, उसमें जिग्सा फिट का मतलब है किसी वस्तु को तोड़कर पुनः जोड़ना। इस जिग्सा फिट में कमी बताई है। उन्होंने बताया कि ये तट परस्पर पूर्ण रूप से सटाए नहीं जा सकते हैं, इनको पूर्ण रूप से अपन जोड़ नहीं सकते हैं, सटा नहीं सकते हैं, इसमें कमी पाई जाती है। कुछ भूगोलवेत्ता है, उन्होंने ये बताया कि यदि अपन इन दोनों तट को आपस में एक दूसरे से सटाएंगे, जोड़ेंगे, तो ये पूर्ण रूप से सटाए नहीं जा सकते। कुछ भाग है उनके बीच में गैप रह जाता है, दूरियां रह जाती है, और कुछ भाग है वो एक दूसरे पे व्याप्त हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ भाग है उसमें तो कुछ भाग में दूरियां रह जाती हैं, और कुछ भाग हैं वो और लेट हो जाते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं, अतिव्यापित एक दूसरे एक दूसरे ऊपर ले जाते हैं। जब इन जैसे ये तट है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कुछ स्थान है वो तो खाली रह जाता है, रिक्त स्थान रह जाता है, तो ये खाली स्थान कैसे रह गया? आपस में एक दूसरे से टूटे हैं तो वापस समान रूप से जुड़ने से ही, जब समान रूप से नहीं जुड़ते हैं उसमें कुछ भाग है, ये तट है, ये पूर्ण रूप से सटाए नहीं जा सकते हैं, पूर्ण रूप से इनमें जोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें कुछ भाग है वो तो खाली स्थान रह जाता है, रिक्त रह जाता है, कुछ भाग दूरियां रह जाती है, रिक्त रह जाता है, खाली रह जाता है। जबकि कुछ भाग है वो एक दूसरे पे व्याप्त होता है और एक दूसरे के ऊपर चला जाता है। जैसे अपन इन दोनों को जो अफ्रीका और अमेरिका को आपस में जोड़ेंगे तो कुछ भाग है वो तो खाली रह जाएगा, और कुछ भाग क्या है एक दूसरे के ऊपर चला जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से सटाए नहीं जा सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं जोड़े जा सकते हैं, एक दूसरे पे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। जैसे अफ्रीका का आपका पश्चिमी तट है और दक्षिण अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कुछ भाग है तो उसमें एक दूसरे के खाली रह जाता है, और कुछ भाग है एक दूसरे पे व्याप्त हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर चला जाता है। जैसे ये अमेरिका है, इसका ये बताया था कि उत्तरी पूर्वी अमेरिका को गिनी के तट पर सटाया जा सकता है, जो पश्चिमी अमेरिका है इसको कैरेबियन सागर में जोड़ा जा सकता है, जो उत्तरी पूर्वी अमेरिका है वो यूरोप में जोड़ा जा सकता है, पश्चिमी भाग से जोड़ा जा सकता है। तो यदि ऐसा करेंगे तो कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अटलांटिक महासागर के तट पे जिग्सा फिट में कमी बताई है, कमी को दर्शाया है। वे ये बताते हैं कि यदि इन तटों में क्या है जोड़ेंगे तो पूर्ण रूप से सटाया नहीं जा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसमें कुछ भाग हैं वो एक दूसरे के खाली रह जाते हैं, रिक्त रह जाते हैं, उनके बीच में दूरियां रह जाती है, जबकि कुछ भाग है वो एक दूसरे पे व्याप्त हो जाते हैं और ले हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे पे व्याप्त हो जाते हैं और
व्यापित हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये व्याप्त हो जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो ये ओवरलैपिंग कैसे हो रहे हैं, इसका मतलब ये भाग एक दूसरे से पहले जुड़े हुए थे, नहीं तो ये बीच का खाली स्थान कैसे रह गया, कैसे रह गया, बीच में दुनिया कैसे रहेगी और एक दूसरे के ऊपर कैसे चढ़ रही है, ओवरलैप कैसे हो गई। तो इस समस्या का वेगनर कोई भी जवाब नहीं दे पाता है, ये सिद्धांत की कमी है। दूसरा है इसीलिए अटलांटिक तटों को सटाने में मध्य अंटार्कटिका कटक बाधक। जैसे ये दोनों अटलांटिक महासागर है, इस अटलांटिक महासागर में ये वेगनर ने बताया था कि दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है, सटाया जा सकता है। तो इन दोनों तटों के बीच में यहाँ बीच में एक मध्य अंटार्कटिका कटक क्या है, मध्य अटलांटिक कटक की पहाड़ी पाई जाती है, इनके बीचों बीच में यहाँ पर इस प्रकार से मध्य अंटार्कटिका कटक है, ये बाधा उपस्थित करती है। वेगनर ने वर्तमान में जो उत्तर से लेकर और दक्षिण भाग तक फैली है ये मध्य अंटार्कटिका कटक है, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसके बारे में ये नहीं बताया है कि ये कटक कहाँ जाएगी, यदि इनको जोड़ेंगे तो इन दोनों तटों को आपस में सटाएंगे, जोड़ेंगे तो ये मध्य अंटार्कटिका कटक है, इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ये मध्य अंटार्कटिका कटक है, ये इन दोनों को आपस में सटाने में बाधा उपस्थित करती है। तो दूसरा मध्य अंटार्कटिका कटक है जो सटाने में बाधा उपस्थित करती है, अटलांटिक तटों को सटाने में मध्य अंटार्कटिका कटक बाधक है। तो जैसे ये दोनों आपके तट है, अंटार्कटिका तट है, इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर बीच में पाई जाने वाली ये मध्य अंटार्कटिका कटक है, ये बाधा उपस्थित करती है। इसका वेगनर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है कि ये मध्य अंटार्कटिका कटक है, ये कहाँ जाएगी। तो ये इन दोनों को तटों को सटाने में ये मध्य अंटार्कटिका कटक है, ये बाधक के रूप में कार्य करेगी। तो इसका स्पष्टीकरण है ये वेगनर नहीं दे पाए। तीसरा है विस्थापन संबंधित विरोधाभास। तीसरी भौगोलिक कमियों में ही तीसरी कमी है विस्थापन संबंधित विरोधाभास। पहले प्रारंभ में वेगनर ने बताया कि सियाल है, सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। जब इसके प्रमाण दिए थे, इसके प्रधान रूप बताए थे आपको, इसके सिद्धांत के बारे में बताया था, तब उन्होंने बताया था कि पेंजिया में 3 प्रकार की परतें पाई जाती है, सियाल, सीमा और लीफे। सियाल है वो बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रही है। बाद में इन्होंने पहले प्रारंभ में तो उन्होंने वेगनर ने बता दिया कि सियाल है ये बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रही है। बाद में बताया कि सियाल में रुकावट आई, तैरने में रुकावट आई। सियाल सीमा से कठोर होती है, सीमा होती है उस वो सियाल से अधिक कठोर होती है। तो सियाल उस पर कैसे तैर सकती है, सीमा पर कैसे तैर सकती है, इसके बारे में ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। पहले उन्होंने बताया कि वेगनर ने पहले बताया था कि जो महाद्वीपीय भाग है या जो सियाल वाला भाग है वो बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा है। सियाल वाला भाग है, सियाल सीमा पर तैर रहा है। पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि सियाल वाला भाग है, महाद्वीपीय भाग है, वो सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। बाद में उन्होंने बताया कि जो सियाल में रुकावट पैदा हुई, जब दोनों अमेरिका पश्चिम की तरफ में खिसके थे, तो जो यहाँ पर आपके रॉकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ था, तो सियाल है उसके सीमा ने रुकावट पैदा कर दी। सीमा का घनत्व है ये सियाल से अधिक होता है। सीमा जो नीचे है, नीचे वाली परत है, सियाल का घनत्व आपका कम होता है, सीमा का घनत्व अधिक होता है। तो सियाल अधिक कठोर होती है सीमा से। जो आपकी सियाल वाला भाग है, ये सियाल वाला भाग है, ये हल्का होता है, जबकि सीमा का घनत्व अधिक होता है, सीमा अधिक कठोर होती है। सियाल से सीमा अधिक कठोर है, सियाल से सीमा अधिक कठोर होती है। तो सियाल है वो सीमा पर कैसे तैर सकती है, इसका स्पष्टीकरण है ये वेगनर नहीं दे पाया। तो मुख्य रूप से पहले तो वेगनर ये बताता है कि सियाल वाला भाग वो बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है। बाद में उन्होंने बताया कि जो सीमा है उसने सियाल के तैरने में रुकावट पैदा की, रुकावट पैदा करने के कारण से ये जो महाद्वीप
पो के पश्चिमी किनारे हैं अमेरिका के, वहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ। तो सियाल से सीमा कठोर होती है, सियाल से सीमा का घनत्व अधिक होता है, तो सियाल उस पर कैसे तैर सकती है, इसका स्पष्टीकरण है ये वेगनर नहीं दे पाता है। जितनी भी कमियां आपकी हैं ये भौगोलिक कमियां हैं। दूसरा भूगर्भिक प्रमाण या भूगर्भिक कमियां हैं, इनकी क्या है, भूगर्भिक कमियों में कुछ भूगर्भ शास्त्री ये मानते हैं कि केवल आंशिक समानता है, उनके आधार पर अपन ये नहीं कर सकते हैं कि ये इसके लिए महाद्वीपीय विस्थापन के लिए पूर्ण रूप से सर्वांगीण है या पूर्ण प्रमाण नहीं माने जा सकते हैं। कुछ भूगर्भ शास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि जो तटों पर महाद्वीपीय तट हैं उन पे पाए जाने वाले जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में आंशिक समानता देखने को मिलती है। कुछ भूगोलविद हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, वो ये मानते हैं कि केवल आंशिक समानता ही ये दोनों तट है, इनमें पाए जाने वाले चट्टान आपको बताते हैं, इन चट्टानों में आंशिक समानता देखने को मिलती है। इन तटों पर आंशिक रूप से समानता देखने को मिलती है। इन्हें महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में पूर्ण व सर्वांगीण प्रमाण नहीं माना जा सकता है। तो दूसरी इसकी बात, इस सिद्धांत की जो सर्वांगीण नहीं माना जा सकता है। दूसरी जो भूगर्भिक कमियां हैं, उस भूगर्भिक कमियों में जो पहली कमी है वो कुछ भूगर्भ शास्त्री ये मानते हैं कि केवल इन दो तट है, इनमें पाए जाने वाले जो चट्टान है, चट्टानों में आंशिक समानता देखने को मिलती है। यहाँ पर जो चट्टान पाई जाती है उसमें जो संरचना पाई जाती है उसमें आंशिक समानता मिलती है। इनके आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके पक्ष में पूर्ण रूप से और सर्वांगीण है, ये प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि ये विस्थापन हुआ है, इन चट्टानों में समानता पाई जाती है, आंशिक समानता देखने को मिलती है, जिनके आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में पूर्ण व सर्वांगीण प्रमाण नहीं माना जा सकता है। इसके बाद में भूगर्भिक कमियों में ही दूसरी कमी है, वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था तो उसकी दिशा और तिथि को पर इस तरह से प्रकाश नहीं दिया डाला था। ये तो है दिशा तथा तिथि। वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया, उसमें जो महाद्वीपों में प्रवाह हुआ, प्रवाह का जो दिशा है और तिथि है उस पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला। कार्बनिक फेरस युग से पहले जो पेंजिया एक जगह पर इकट्ठा था वो किस बल के द्वारा स्थिर था, इसके बारे में भी ये सिद्धांत कोई भी जवाब नहीं देता है। कार्बनिक फेरस युग में विभाजन प्रारंभ हुआ, ये आप वेगनर बताता है। तो कार्बनिक फेरस युग से पहले पेंजिया किस बल के कारण से स्थिर था, इसके बारे में भी ये वेगनर है ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है। कार्बनिक फेरस युग से पहले जो पेंजिया किस बल के कारण स्थिर था, एक जगह था इकट्ठा थोड़ा इस्तेमाल जुड़ा हुआ था, तो किस बल के कारण से पेंजिया एक जगह पर स्थिर था, इसका वेगनर है ये पूर्ण रूप से जवाब नहीं दे पाता है। और महाद्वीपीय जो विस्थापन है, दिशा किस तरफ हुआ और तिथि है, डेट है, इसके तक भी अच्छी तरह से प्रकाश नहीं दे पाता है। और न ही कार्बनिक फेरस युग से पहले पेंजिया किस बल के कारण से स्थिर था, इसका भी कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। तीसरा इस सिद्धांत की जो कमी है उसमें जो ज्यामितीय कमियां हैं, ज्यामितीय कमी क्या है, तो ज्यामितीय कमी वेगनर के अनुसार अमेरिका है, ये दोनों अमेरिका है, ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई, ज्वारीय बल के कारण से हुई थी। आपको बताया था कि वेगनर के अनुसार जो जितने भी महाद्वीप का आपका जो अमेरिका महाद्वीप है उसका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, ये पेंजिया से टूटने के बाद में, गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद में और पेंजिया से टूटने के बाद में ये पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हुई ज्वारीय बल के कारण से। जो चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल लगा, उस ज्वारीय बल के कारण से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। वेगनर ये मानता है कि अमेरिका का पश्चिम दिशा की ओर जो प्रवाह हुआ वो ज्वारीय बल के कारण से हुआ। कौन सा बल लगा था इसमें? ज्वारीय बल। दोनों अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर जो खिसकी थी ये ज्वारीय बल के कारण से खिसकी।
गणितज्ञों ने यह सिद्ध किया है कि अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर विस्थापन के लिए जितना बल की आवश्यकता होती है, ये वर्तमान जो बल है उससे 10 अरब गुना बल अधिक होना चाहिए। तो वर्तमान में जो बल लग रहा है इस वर्तमान बल से 10 अरब गुना 10 अरब गुना अधिक बल लगना चाहिए। और यदि इतना अधिक बल लग गया तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण है वो रुक जाएगा। तो इन्होंने ये बताया, विज्ञान ये मानता है कि दोनों अमेरिका जो पश्चिम दिशा की ओर स्थिति, तो पश्चिम दिशा की ओर बल लगा था सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल, इस ज्वारीय बल के कारण से ये पश्चिम दिशा की ओर खिसकी। लेकिन गणितज्ञों ने ये सिद्ध किया है कि अमेरिका यदि पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होगी तो जितना अधिक बल की आवश्यकता होगी, ये बल वर्तमान जो बल है उससे 10 अरब गुना बल अधिक होगा, 10 अरब गुना अधिक बल होना चाहिए। और यदि इतना अधिक बल लगा होगा तो इस कारण से पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, क्योंकि पृथ्वी तो घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर और बल लगा था पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, तो इस बल के कारण से क्या है, ज्वारीय बल के कारण से इतना अधिक बल लगा होगा तो ये पृथ्वी का परिभ्रमण है ये रुक जाना चाहिए था, पृथ्वी का जो घूर्णन है ये रुक जाना चाहिए था। क्योंकि बल तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर किसके ज्वारीय बल के कारण से, वो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इस बल के कारण से इतना अधिक बल लगा होगा जिस कारण से ये पश्चिम दिशा की ओर दोनों अमेरिका किसके थी, ज्वारीय बल के कारण से। तो इसके कारण से ये वर्तमान बल है, इस वर्तमान बल से 10 अरब जो गुना है उससे अधिक बल लगा होगा। वर्तमान बल है इससे 10 अरब गुना बल है ये अधिक होना चाहिए। और ये इतने अधिक बल है इसके कारण से जो पृथ्वी का परिभ्रमण है ये रुक जाना चाहिए। ये कुछ गणितज्ञों ने याद किया है, जिसके आधार पर पृथ्वी का परिभ्रमण रुक जाना चाहिए था। इस कारण से क्या है, जितने भी आपको प्रमाण बताए हैं, चाहे भौगोलिक प्रमाण है, भूगोलिक प्रमाण है, ज्यामितीय प्रमाण है, इसके आधार पर ये जो विज्ञान के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं। इन दोष को छोड़ते हैं तो ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैंने 3 वीडियो बनाई इसके लिए, पूरा वीडियो में आपको अच्छी तरह से इसे विज्ञान का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है इसको अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है। आप लोगों को ये पूरा लर्न हो गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग खूब मेहनत करें। कोविड है, कोविड महामारी वैश्विक महामारी है, इसके चलते आप लोग घर से बाहर नहीं निकले, आवश्यक कार्य हो तो भी घर से बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और आप लोग घर पे ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो देखा, आज का वीडियो है ये आपने देखा, थैंक यू।